प्रिय प्रतिभागियों, नमस्कार। आज हम शिक्षण विधियों के भाग 3 के अंतर्गत भाषा कौशलों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। एक क्वेश्चन हमारा पूरा हो चुका है परसों की हमारी क्लास में, जिसके अंतर्गत हमने समितियां, शिक्षाविद तथा शिक्षा आयोगों से संबंधित चर्चा की थी और उसके संदर्भ में मैंने आपको बताया था कि इससे संबंधित एक क्वेश्चन रीट के एग्जाम के अंतर्गत आता है। उसमें ये पूछा जाता है कि अमुक शिक्षाविद या अमुक समिति ने कौन से वर्ष में कौन सा कार्य किया है, इससे संबंधित ये प्रश्न होता है। इसलिए याद रखें, हम उसका एक कंटिन्यूटी बना लें कि 1948, उसके बाद 50, 52, 53, इनके अंतर्गत क्या क्रम से क्या क्या परिवर्तन शिक्षा के अंतर्गत हुए और शिक्षा समितियों के अंतर्गत, राष्ट्रीय शिक्षा नीतियों के अंतर्गत कौन कौन से वर्ष महत्वपूर्ण रहे और उनमें क्या क्या परिवर्तन रहे, इस विषय पर हमने बात की थी। आज हम इसी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक, जिससे भी एक क्वेश्चन आता है, आप कोई सी भी एग्जाम देखें रीट की, उसके हर भाग में इसका एक क्वेश्चन आता है और यह है भाषा कौशल। इसके संदर्भ में सबसे पहले हमको ये याद रखना चाहिए कि भाषा कौशल का जो प्रश्न है वो अब तक के जितने भी रीट के एग्जाम्स में उनमें बहुत सरल रूप में आया हुआ। अब तक तो केवल यही पूछा गया कि इसका क्रम पूछ लेता है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ कौशल के रूप में किसको लिया गया है, कौन सा मनोवैज्ञानिक क्रम है। ज़्यादातर क्वेश्चन इसके जो पाए गए अब तक के रीट और आरटेट के एग्जाम में, वो सिर्फ ये पूछे गए थे कि प्रथम भाषा कौशल कौन सा है, अंतिम भाषा कौशल कौन सा है, दूसरा भाषा कौशल कौन सा है। इस तरह का ही प्रश्न ज़्यादा बार रिपीट हुआ है। एक बार जरूर इसका प्रश्न ये पूछा गया था कि गुरुमुखम ये किस कौशल का संसाधन है, तो उसमें श्रवण कौशल के बारे में उत्तर था। तो वो भी इतना ज़्यादा कठिन नहीं, क्योंकि जब हम प्रत्येक कौशल के संसाधन के बारे में पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से वो क्वेश्चन भी हमारा हल हो जाता है। और इसका इस संस्कृत निष्ठा पुस्तक में हमने चारों कौशलों से संबंधित उनके संसाधन, उनकी विशेषताएं और क्या क्या उनकी उपयोगिता है, किस कारण से उनको पाठ्यक्रम में रखा गया है, इसके संदर्भ में उस पुस्तक के अंतर्गत पूरा डिटेल से लिखा है। आज हम इस भाषा कौशल के टॉपिक को पढ़ने से पहले हम देख रहे हैं कि 4 हमारे जो भाषा कौशल हैं, उनमें चारों कौशलों के सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि इनका मनोवैज्ञानिक क्रम क्या है या इनका क्रम क्या है। किसी भी प्रकार से प्रश्न आ सकता है, क्रम क्या है, मनोवैज्ञानिक क्रम क्या है, प्रथम कौन सा है, द्वितीय कौन सा है, तृतीय कौन सा है, चतुर्थ कौन सा है, अंतिम कौन सा है, आदि कौन सा है। ऐसे प्रश्नों की भाषा को चेंज किया जा सकता है। इसलिए याद रखें कि यहाँ जो हमारे भाषा कौशल हैं, सबसे पहले श्रवणम, उसके बाद भाषणम, उसके बाद पठनम और उसके बाद लेखनम। याद रखें, चारों भाषा कौशलों का मनोवैज्ञानिक क्रम या उनका क्रम या उनकी संख्या, इससे संबंधित क्वेश्चन ज़्यादा बार रिपीट हुआ है। इसलिए हमें इनका क्रम याद रखना चाहिए। सबसे पहले श्रवण, उसके बाद भाषण, उसके बाद पठन और उसके बाद लेखन। अब देखिए, इसमें कुछ नई बात सामने आती है कि भाषण को दूसरे रूप में किस तरीके से बोला जा सकता है। वदनम भी कहा जा सकता है। इसलिए अगर कहीं भाषणम की जगह पर नाम वदनम आता है, तब भी हम उसको भाषण कौशल समझें। पठनम के लिए वाचन कौशल का भी नाम आता है। इसलिए याद रखें कि कहीं पर वाचनम के नाम से भी अगर कोई प्रश्न आता है तो उसको हम पठन कौशल समझेंगे। ये प्रथम स्टेप था कौशलों के बारे में। कौशलों की संख्या 4, उनका क्रम श्रवण, भाषण, पठन और लेखन। प्रथम श्रवणम है, अंतिम लेखनम है, द्वितीय भाषणम है, तृतीयम पठनम और चतुर्थम लेखनम। यहाँ भाषणम के लिए नया नाम दिया, वदनम भी उसको कहा जा सकता है और पठनम के लिए वाचनम भी उसका प्रयोग किया जा सकता है। नंबर 2 पर जब हम बात करते हैं इन कौशलों की, तब यहाँ इसी क्रम को चैलेंज किया है मारिया मॉन्टेसरी ने, जो इटली की शिक्षाविद है।
मारिया मोंटेसरी ने यहाँ एक फेरबदल किया, लेखन को तीसरे नंबर पर रखा और पठनम को चौथे नंबर पर रखा। बाकी प्रथम और द्वितीय का क्रम वही रहा। इसके अनुसार लेखनम तृतीय कौशल होता है और पठनम चतुर्थ कौशल होता है। इसलिए ये फेरबदल जब याद रखें कि इसके नाम से अगर प्रश्न आता है तब याद रखें, वहाँ श्रवण, भाषण, लेखन और पठन ये क्रम रहेगा, और सामान्य रूप से क्वेश्चन आता है तब आपको ये ऊपर वाला क्रम याद रखना है। इसके आधार पर अपना उत्तर भरना है। अगर पूछा जाता है मारिया मोंटेसरी के अनुसार अंतिम भाषाई कौशल कौन सा होता है, तो उसको पठनम करें। प्रश्न को कैसे भी बदला जा सकता है, माध्यम संस्कृत रहेगा, इसलिए थोड़ा सा भाषागत जो प्रश्न है उनको अच्छी तरह से आप अभ्यास करें ताकि समझ जाएं कि किस तरह के भाषा का उत्तर, कौन से प्रश्न का उत्तर किस तरीके से देना है। तो यहाँ जैसे प्रश्न आ गया मारिया मोंटेसरी मते तृतीयम कौशलम अस्ति, इस तरह का ही प्रश्न आता है ज़्यादातर, द्वितीयम कौशलम अस्ति, तो वहाँ मारिया मोंटेसरी के अनुसार तृतीय कौशल लेखन माना और चौथा कौशल उसने क्या माना, पठनम। उसने लेखन को ज़्यादा, लेखन पर अब यहाँ एक प्रश्न निकल करके आता है। कई बार हम ये सोचते हैं कि हमने केवल इतना पढ़ा था, इससे ये क्वेश्चन नहीं रिपीट हो रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, तो हो सकता है आपने जो पढ़ा है उसी के अंतर्गत वो प्रश्न भी छुपा हुआ है। अब यहाँ जैसे ही लेखन को तीसरे नंबर पर लिया जा रहा है और पठनम को चौथे नंबर पर लिया जा रहा है, तो हम दिमाग थोड़ा ये भी याद रखें कि मारिया मोंटेसरी कौन से कौशल को ज़्यादा प्राथमिकता दे रही है, ज़्यादा महत्वपूर्ण किसको मान रही है, तो वो लेखन को सबसे ज़्यादा। जैसे प्रश्न आता है कि मारिया मोंटेसरी ने किस भाषा कौशल पर ज़्यादा काम किया है, किसको ज़्यादा महत्व दिया है, किस पर बल दिया है, ऐसे प्रश्नों के उत्तर में आपको लेखन उत्तर भरना है। नंबर 3, पहला जो प्रश्न आ सकता है उसको ये 2 रूपों में आपको याद रखना है, या तो मनोवैज्ञानिक क्रम या उनका 1 2 3 4 की स्थिति, अथवा मोंटेसरी के मत में उनका क्रम। तो ये प्रथम स्टेप। दूसरे स्टेप में देखिए, अब यहाँ दूसरे स्टेप में यह आता है कि चारों जो कौशल हैं उन चारों कौशल में 2 बातें निकल करके आती है। एक भाव ग्रहण की बात बाहर निकल के आती है और एक भाव अभिव्यक्ति की बात आती है। तो देखिए यहाँ समझना जरूरी है। कई बार हम रट करके प्रश्न याद करते हैं, वो बिल्कुल गलत है। उसमें कहीं भी भाषा चेंज कर दी जाती है प्रश्न में, तो हमारा क्वेश्चन गलत हो सकता है। हम उसको समझें, अच्छी तरह से समझकर उत्तर भरें। तो देखिए ये चारों कौशल 2 भागों में बट गए। एक भाग रहा भाव ग्रहण और एक भाव रहा भाव अभिव्यक्ति। एक कौशल ऐसा है जिसमें हम अभिव्यक्त करते हैं, अपने विचारों को प्रकट किया जाता है। अभिव्यक्ति से तात्पर्य प्रकट से भी है। और एक ऐसा जिसमें हम भाव को ग्रहण करते हैं। तो याद रखिए, हम समझ करके भी उत्तर दे सकते हैं। हमने किसी बात को सुना और सुन करके वो हमारे अंदर आई, इनपुट हुआ, इसलिए ऐसी स्थिति में इनपुट से तात्पर्य ग्रहण से है। इसलिए यहां भाव ग्रहण से तात्पर्य इनपुट से है और भाव अभिव्यक्ति यानी बाहर जाना वो आउटपुट से है। इसलिए भाव ग्रहण का तात्पर्य हमने कुछ सुना तो हमारे मस्तिष्क में कोई बात गई और उसमें हमने कोई भाव उसका ग्रहण किया है। इसलिए श्रवण कौशल भाव ग्रहण वाला कौशल है। अब मैंने कहा कि बताओ भाषण कौशल भाव ग्रहण वाला है, भाव अभिव्यक्ति। तो भाषण से तात्पर्य बोलना है। मैं जब बोल रहा हूं तो बात बाहर जा रही है और वो मैं अपने अंदर की जो बात है उसको मैं अभिव्यक्त करना चाहता हूं। इसलिए भाषण आपका अभिव्यक्ति वाला कौशल हो गया, भाव अभिव्यक्ति वाला कौशल हुआ। इसके बाद मैंने पढ़ा, किसी वस्तु विषय वस्तु को पढ़ा और उसमें कहा जाता है कि पढ़ करके अर्थ ग्रहण किया। पठन कौशल से तात्पर्य ये नहीं केवल उच्चारण करना नहीं, पठन कौशल का तात्पर्य है पठित्वा अर्थ ग्रहणम, यानी हम पढ़ करके अर्थ ग्रहण करें तब पठन कौशल की पूर्ति होती है। इसलिए पठन कौशल अब आएगा, पठन कौशल किसमें, भाव ग्रहण में। और लेखन से मैंने लिखा और लिख करके बाहर प्रेषित किया, इसका मतलब वो भी अभिव्यक्ति के अंतर्गत चला जाएगा। तो इस प्रकार से श्रवण और पठनम ये भाव ग्रहण वाले कौशल हैं। भाषण और लेखनम ये भाव अभिव्यक्ति वाले कौशल हैं।
इनपुट कहा जा सकता है, उनको आउटपुट कहा जा सकता है। अब देखिए ध्यान से, संस्कृत में कौन सा कौशल अति महत्वपूर्ण होता है? तो वहां एक शिक्षाविद का नाम है रघुनाथ सफाया। उसके अपने विचार रहे, उसने कहा संस्कृते भावग्रहणम महत्वपूर्णम, कि संस्कृत में जो भाव ग्रहण वाला जो कौशल है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और अब भाव ग्रहण भी दो के द्वारा होता है, श्रवण के द्वारा और पठन के द्वारा। उन दोनों में भी पठन कौशल का महत्व सबसे अधिक है। इसलिए चारों कौशलों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कौन सा कौशल माना जाता है? पठन कौशल। अब देखिए कई तरह के प्रश्न बढ़ते हैं इनमें, आपको उन तरह के समस्त शब्दावली को याद रखना है और संबंधित शब्दावली के आधार पर आपको अब प्रश्न आता है कि बताओ प्राथमिक कौशल कौन सा है। अब कई बार हम समझते हैं कि हमने सबसे महत्वपूर्ण कौशल पठन पढ़ा है, तो हम उसको भर देते हैं, जबकि प्राथमिक कौशल श्रवण होता है। ये प्राथमिक कौशल कहा जाएगा। प्रथम से प्राथमिक बना, जो प्रथम कौशल है वो प्राथमिक कौशल है, और उसके रूप में प्रथम कौशल भी है और सभी का आधार कौशल भी है। सभी कौशलों का आधार कौशल भी किसको माना गया? श्रवण कौशल को माना गया, क्योंकि श्रवण के द्वारा जब हमारी ज्ञानेंद्रियां किसी विषय वस्तु को श्रवण करती है तभी उससे आगे वाले कौशल उस पर लक्षित होते हैं, उसके आधार पर चलते हैं। इसलिए वो एक आधारभूत कौशल कहलाता है, एक प्राथमिक कौशल। तो प्राथमिक आधार वाला उत्तर आता है, प्रश्न आता है, तब हमको श्रवणम कौशल उसका उत्तर भरना है। और यदि ये पूछा जाता है कि सबसे महत्वपूर्ण कौशल कौन सा है, तब उसको हम क्या भरेंगे? पठनम भरेंगे, क्योंकि इसके आधार पर भाव ग्रहण वाले कौशल को ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। और उसके आधार पर इसमें रघुनाथ सफाया का भी, ये कभी कभी किसी शिक्षाविद का नाम पूछ लिया जाता है कि रघुनाथ सफाया ने कौन से कौशल को ज़्यादा महत्व दिया, तब आपको उत्तर भरना है पठनम। मारिया मोंटेसरी के नाम से आता है, तब आपको उत्तर भरना है लेखन। कई शिक्षाविद, पाश्चात्य शिक्षाविद आए, उनको किसी विषय वस्तु से जोड़ा गया, जैसे बैकन नाम है, जैसे जुड नाम है। इसी तरह जैसे आपका जिसने साइलेंट रीडिंग पुस्तक लिखी, ब्राइन नाम है, उनके आधार पर उनके नाम से अब जैसे पूछ लिया गया कि भाई ब्राइन ने कौन से कथन को ज़्यादा महत्वपूर्ण माना है, कौन से कौशल को ज़्यादा महत्वपूर्ण माना है। अब वहाँ कथन और कौशल आ जाता है, वह मौन वाचन से संबंधित आता है, वाचन आता है पठन के अंतर्गत। इसलिए वहाँ उसका संबंध रहा कि उन्होंने जब साइलेंट रीडिंग पुस्तक लिखी मौन वाचनम वाली, तो ऐसी स्थिति में इसका मतलब वहाँ वो किस कौशल पर अधिक महत्व दे रहा है? पठनम। एक शिक्षाविद ऐसा है जिसको डेना के नाम से जाना गया, और उसने पठन कौशल पर ही महत्व दिया, और उसने बार बार कहा कि पुनः पुनः पढ़ तू, यानी बार बार पढ़े। इस तरह की शब्दावली प्रस्तुत करने वाला पाश्चात्य शिक्षाविद था डेना, जिसने पठन कौशल पर ज़्यादा महत्व दिया है। अब यहीं इन्हीं कौशलों में एक बार वापस देखें आप कि यहाँ इसको समझना बहुत जरूरी है। इनसे इर्द गिर्द कोई क्वेश्चन आता है। अब देखो भावग्रहण आप समझ गए कि भावग्रहण आप अब रटने की आवश्यकता नहीं, आप सीधा समझें कि श्रवण का मतलब भावग्रहण हो रहा है, पठन का मतलब भी भावग्रहण है, भाषण का मतलब भाव अभिव्यक्ति है, लेखन का मतलब भी भाव अभिव्यक्ति। यहाँ थोड़ा चेंज कर सकते हैं कि भाव अभिव्यक्ति दो प्रकार की हो गई, एक मौखिक अभिव्यक्ति और एक लिखित अभिव्यक्ति। तो जैसे प्रश्न आया मौखिक अभिव्यक्ति वाला कौशल कौन सा है, तब आपको उत्तर भरना है भाषण उसके रूप में। लिखित अभिव्यक्ति में समझ जाएंगे आप, लेखन से समझ। लेकिन मान लो कई बार ऐसा भी आता है कि मौखिक अभिव्यक्ति वाला कौशल कौन सा है, तो आपको उत्तर भरना है भाषण। ऐसे प्रश्नों से इस तरह के प्रश्न बनते हैं इनमें, और उसके आधार पर आपको अपना उत्तर कौशल से संबंधित देना। बहुत सरल टॉपिक है भाषा कौशल का, सरल विषय वस्तु, लेकिन समझने की आवश्यकता है किस तरीके से हम समझ करके उसका अपना उत्तर भर सकते हैं। तो याद रखें, यहां एक दूसरा प्रश्न और बनता है, उसमें आता है, एक है ध्वनि और एक आता है लिपि, कि ध्वनि पर आधारित कौशल और लिपि पर आधारित कौशल। इसके आधार पर हम इन कौशलों को बांटेंगे
तो बात वही है कि ध्वनि रूपी जो कौशल है और लिपि रूपी जो कौशल है, अब ध्वनि पर आधारित कौन है और लिपि पर आधारित कौन है? देखिए ध्यान से, अगर समझ करके देखें तो हम आराम से उत्तर दे सकते हैं। उधर से देखिए, जब हम लिखेंगे तो किसी लिपि में लिखेंगे, इसलिए वहां लेखन कौशल का संबंध लिपि पर आधारित हो गया। लिपि रूप पर आधारित कौशल कौन सा है? लेखन कौशल हो गया। फिर हमने किसी का उच्चारण, किसी को पढ़ा, पढ़ेंगे भी किसको? लिखे हुए को पढ़ेंगे, इसलिए वहां पठन का संबंध भी किससे रहा? लिपि से रहा। इसलिए पठनम और लेखनम ये दोनों लिपि पर आधारित कौशल हैं। और अब हम सुन रहे हैं किसको? किसी ध्वनि को सुन रहे हैं, और हम बोल भी रहे हैं तो कोई ध्वनि बाहर जा रही है। इसलिए श्रवण और भाषण ये दोनों ध्वनि रूप, ध्वनि विज्ञान पर आधारित है। ध्वनि विज्ञान पर, ध्वनि रूप पर आधारित श्रवण और भाषण, और लिपि पर आधारित पठन और लेखन। इस तरीके से इन चारों कौशलों को भाव ग्रहण, भाव अभिव्यक्ति, उसके आधार, अब थोड़ा सा इस तरह भी याद रखें, लिपि और ध्वनि पर तो एक तरह से क्रम हो गया कि स्टार्ट के दो और अंत के दो, स्टार्ट के दो ध्वनि पर आधारित और अंत के दो लिपि पर। लेकिन यहाँ उल्टा हो गया भाव ग्रहण में, यहाँ 1-3 हो गया। श्रवण और पठन इसके अंतर्गत आया भाव ग्रहण में, और भाषण और लेखन किसके अंतर्गत आया? लिपि के अंतर्गत, यानी अभिव्यक्ति के अंतर्गत आया, जो आउटपुट के रूप में दर्शाया गया। इस तरीके से हम इनसे संबंधित जो प्रश्न है उनको हम कर सकते हैं। नंबर 5 पर हम याद रखें, 5वां जो स्टेप है वो है इनका उद्देश्य से संबंधित है कि क्या उद्देश्य है। अब देखो, याद करें कि जहां भी भाव ग्रहण वाले जो दोनों भाषा कौशल है, उनका जो मुख्य उद्देश्य है, उनका उद्देश्य क्या है? एक का है श्रुत्वा अर्थग्रहणम और एक है पठित्वा अर्थग्रहणम। पठित्वा अर्थग्रहणम, याद रखें, श्रुत्वा अर्थग्रहणम और पठित्वा अर्थग्रहणम। सुनकर के अर्थ ग्रहण करना और पढ़कर के अर्थ ग्रहण करना। सुनकर के अर्थ ग्रहण करना ये श्रवण कौशल का उद्देश्य है, और पढ़कर के अर्थ ग्रहण करना ये पठन कौशल का उद्देश्य है। जबकि भाषण और लेखन में यहां मौखिक अभिव्यक्ति और यहां लिखित अभिव्यक्ति, ये इसके उद्देश्य हैं। तो याद रखें, जो अभिव्यक्ति वाले कौशल हैं, भाव अभिव्यक्ति वाले, उनमें आपको मौखिक अभिव्यक्ति या लिखित अभिव्यक्ति के रूप में उद्देश्य निर्धारित करना है। जबकि श्रवण और पठन के रूप में याद रखें, श्रवण का मतलब श्रुत्वार्थ ग्रहणम, पठनम का मतलब पठित्वार्थ ग्रहणम। इसलिए याद करें कि सुनना ही श्रवण कौशल नहीं। जैसे प्रश्न आ गया, श्रवण कौशलम अस्ति, ए ऑप्शन में लिखा केवलम श्रवणम, बी में लिखा केवलम अर्थ ग्रहणम, सी में लिखा श्रुत्वा अर्थ ग्रहणम। तो आपको सी वाला राइट करना है, श्रुत्वा अर्थ ग्रहणम। और इसमें भी ये याद राइट करना है आपको, पठित्वा अर्थ ग्रहणम। इसमें केवल ये नहीं करना है पठनम ही पठन कौशल है, ऐसा नहीं करना है। पढ़कर के अर्थ ग्रहण करना, केवल पढ़ना ही पठन कौशल नहीं, पढ़कर के हम उस विषय वस्तु को जब अर्थ ग्रहण करते हैं तब वो पठन कौशल पूरा होता है। और सुनने का मतलब भी सुन करके जब हम अर्थ ग्रहण करते हैं तब वो श्रवण कौशल पूरा होता है। इस प्रकार से हम इन चारों कौशलों की जो आधारभूत प्रस्तावना के रूप में जो इनका प्रयोग है उसको हम इस तरीके से पढ़ सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पठित्वा जो अर्थ ग्रहणम और श्रुत्वा जो अर्थ ग्रहणम की जो स्थिति है उसको हम यहाँ तक इस क्रम के आधार पर समझते हैं। इसके बाद अब अगला जो थोड़ा सा विषय वस्तु है उसको हम इस तरीके से पढ़ते हैं। देखिए यहाँ ये पहला स्टेप पूरा हुआ। अब देखिए इसके बाद पहला जो हमने एक प्रस्तावना भूमिका के रूप में चारों कौशल के उद्देश्य और उससे संबंधित सामान्य विषय वस्तु पढ़ी है। कुछ इस तरह की और आगे बढ़े इसमें श्रवण कौशल से संबंधित और क्या विषय वस्तु है जो हमारे सिलेबस में या हमारे पाठ्यक्रम में निर्धारित है या जिसके प्रश्न हमारे रीट एग्जाम के अंतर्गत आ सकते हैं या दूसरे एग्जाम में भी आ सकते हैं। तो अब याद रखें, श्रवण कौशल से संबंधित दो बातें और याद रखनी हमको। एक, श्रवण कौशल की क्या आवश्यकता है, क्या प्रयोजन है, क्यों करवाया जाता है श्रवण कौशल, और एक है श्रवण कौशल के संसाधन क्या है। उनसे संबंधित जो प्रश्न है वो भी पूछे गए और उसमें यह कहा गया कि जैसे गुरुमुख है,
गुरुमुखम है, जैसे लिखा परिजन है, परिजना, और इसी तरह जैसा लिखा श्रव्य सामग्रियां। विशेषकर जब हम ये प्रश्न सबसे पहले कहते हैं गुरुमुखम, तो कई बार हम उसका अर्थ देख करके हम देख लेते हैं भाषण कौशल से संबंधित इस तरह का प्रश्न करते हैं। लेकिन ये कहा गया कि गुरु का मुख हमारे कौन से कौशल को बढ़ा रहा है, तो गुरु का मुख से हम जो ध्वनि निकलेगी और वो उस ध्वनि का हम श्रवण करेंगे, इसलिए इसको सबसे पहला जो अति महत्वपूर्ण संसाधन माना गया, श्रवण कौशल के रूप में माना गया। हालांकि भाषण पठन सब हो सकते हैं, लेकिन मुख्य जो गुरुमुखम जो संसाधन माना जाएगा वो किससे संबंधित होगा? श्रवण कौशल से। एक दूसरी विषय वस्तु यह है कि हमारे जो परिजन हैं, हमारे जो इष्ट मित्र हैं, उनके आधार पर भी जो परिजन, जिसके परिजन शब्द का प्रयोग किया गया कि परिवार के जो लोग हैं, जिस वातावरण में वो बैठा है बालक, तो उसके लिए परिजन भी वहाँ उसके श्रवण कौशल को बढ़ाते हैं। एक छोटा बालक है और उसके सामने परिजन ही उसके सामने इस तरह के शब्दों का उच्चारण करते हैं, उन शब्दों को ही वो सीखता है और अर्थ सहित सीख जाता है, इसलिए श्रवण कौशल के रूप में गुरुमुख। अब प्रश्न यही आता है कि निम्नलिखित में से श्रवण कौशल का संसाधन है। याद रखें, यह श्रवण कौशल से श्रव्य सामग्री भी ली गई है। तो श्रव्य सामग्री का जब हम टॉपिक पढ़ेंगे अधिगम सामग्री के रूप में, तब उसमें समस्त प्रकार की जो श्रव्य सामग्रियों का नाम आएगा, उनके रूप में हम प्रयोग कर सकते हैं। जैसे एक है सीता वाद्यम है, एक है वर्तुलाकार ध्वनि यंत्रम, एक है भाषा पंजिका। इस तरह के जो श्रव्य सामग्रियां हैं, जो अधिगम सामग्री के नाम से भी जानी जाती, तो याद रखें श्रव्य सामग्री से संबंधित जो कौशल हैं वो श्रवण कौशल को बढ़ाने वाले कौशल हैं। और उसके अंतर्गत उन शब्दों को हम वाद्य या ध्वनि इससे भी देख सकते हैं, जिसमें वाद्य या ध्वनि इस तरह के शब्द जुड़े हैं। इसका मतलब वो श्रव्य सामग्री से संबंधित सामग्रियां हैं, उसके आधार पर हम श्रवण कौशल को पढ़ सकते हैं और श्रवण कौशल के उद्देश्यों को पूरा कर सकते हैं। अब ये कहा जाता है कि क्यों करवाया जाए श्रवण कौशल, तो ऐसी स्थिति में श्रवण कौशल का सबसे मुख्य उद्देश्य यह है कि बालक की जो कर्णेंद्रियां हैं, श्रवणेंद्रियां हैं, उन कर्णेंद्रियों को विकसित करने के लिए, दूसरा शुद्ध उच्चारण के लिए, तीसरा पुनः कथनाय, अर्थात कोई भी सुनी हुई बात को दोबारा कहने के लिए, एक है अभिव्यक्ति के लिए, अभिव्यक्तये। याद रखें, वहां जो प्रश्न है वो संस्कृत माध्यम का होगा, इसलिए वहां ऑप्शन में आपको अभिव्यक्तये ऐसा शब्द मिलेगा और उसको आपको इसके आधार पर राइट करना है। हमको इस पे विशेष ध्यान इस जगह पर देना है कि उसमें ये पूछता है कौन सा है कौन सा नहीं है। कई बार ऐसा होता है दो ऑप्शन राइट होते हैं, तीसरा हमारे असमंजस में रहता है और वहाँ डी में उपयुक्त सभी होता है, तब आपको वही ऑप्शन भरना है। और उसके बाद में जहाँ पर इस तरह का कोई उससे संबंधित है ही नहीं, तब आपको उसके उत्तर के रूप में प्रेषित करना है। इसी तरह से अभिव्यक्ति के साथ एक होता है मनोरंजन के लिए, श्रवणेंद्रियां मनोरंजन के लिए भी उसका प्रयोग किया गया। तो ये इसकी आवश्यकता है या इसके प्रयोजन के रूप में। तो शुद्ध उच्चारण के रूप में भी हम श्रवण कौशल को विकसित करते हैं। श्रवण कौशल को इसलिए विकसित किया जाए ताकि बालक शुद्ध सुन सके और उसके आधार पर शुद्ध उच्चारण कर सके। ये जो कौशल है आपका श्रवण कौशल, ये इसका मुख्य जो इस पर जो टिका हुआ कौशल है दूसरा, वो भाषण कौशल है। जैसे प्रश्न आया किम कौशलम श्रवण कौशले आधारितम अस्ति, तब मुख्य रूप से इस कौशल पर आधारित कौन सा कौशल है? भाषण कौशल को आपको इसका उत्तर भरना है। भाषण कौशल सीधा सीधा श्रवण कौशल से जुड़ा हुआ है और श्रवण कौशल के अंतर्गत, क्योंकि बालक जब सुनता है तभी वो बोल सकता है, इसलिए सुनने के आधार पर, सुनना वैसे तो सभी का आधार है, लेकिन फिर भी चारों कौशलों में से वह कौन सा कौशल है जो श्रवण कौशल पर पूर्ण निर्भर करता है, वो कौशल है आपका भाषण कौशल। क्योंकि भाषण कौशल को तभी हम राइट कर सकते हैं जब इसके रूप में हम प्रयोग कर सकते हैं। तो जैसे आकाशवाणी के प्रोग्राम हैं,
दूरदर्शन पर दोनों तरह की जो स्थितियां होती है, वहाँ दूरदर्शन में यानी आपका श्रव्य भी होता है, दृश्य भी होता है, तो उनसे भी हम सुनकर के सुनने वाली जो कौशल है उनको हम बढ़ा सकते हैं, उनको विस्तृत कर सकते हैं। इसी रूप में दूसरा जो कौशल है हमारा भाषण कौशल, जिसको वदन कौशल भी कहा गया, वदनम, इनसे संबंधित भाषण कौशल से संबंधित विषय वस्तु कुछ अल्प है और उसमें आपको जो प्रश्न आ सकता है वो क्या आ सकता है। देखिए, पहला तो जो हमने पढ़ा था अभी कि भाषण कौशल दूसरा कौशल और वदनम उसका दूसरा नाम, और उसमें उस कौशल को भी हम अभिव्यक्ति का कौशल और वो कौशल ध्वनि पर आधारित कौशल, ऐसे प्रश्न इसमें बनते हैं। इसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है जो कई बार आया भी है, उसमें वाग रूपम भाव प्रकटनम एवं भाषणम। याद रखें, इस लाइन को अच्छी तरह याद रखें। वह क्या होता है कि जैसे ये लाइन दे दी जाती है और यहाँ रिक्त स्थान कर दिया जाता है, तब उसमें 4 ऑप्शन लिखता है वो, पठनम, भाषणम, लेखनम, तब आपको उसमें भाषणम उत्तर भरना है। यही पंक्ति आई थी, वाग रूपम भाव प्रकटनम, इस तरह रिक्त स्थान था, उसमें आपको भाषणम भरना था। दूसरी तरह भी आ सकता है, जैसे भाव प्रकटनम एवं भाषणम और यहाँ रिक्त स्थान आ जाएगा, तब आपको वाग रूपम भरना है। वाग रूपम से तात्पर्य वाक प्लस रूपम, वाणी का स्वरूप, वाणी के स्वरूप को भाव के रूप में प्रकट करना ही क्या है, भाषण है, और उसको हम भाषण कौशल दूसरे कौशल के रूप में मानते हैं। इसलिए इसके आधार पर आप ये याद रखें, और यहाँ इसके आधार पर दूसरे कौशल के रूप में इसको श्रवण कौशल के रूप में माना जाएगा। तो श्रवण कौशल के रूप में इस तरीके से इसका जो प्रयोग करेंगे, वहां भाषण कौशल से संबंधित विषय वस्तु को इस तरीके से आपको पढ़ना है। अब देखिए, इसके बाद श्रवण और भाषण कौशल के पश्चात, भाषण कौशल में वाग रूप भाव प्रकटन को भाषण कौशल कहा गया। वाणी रूपी जो भाव प्रकटन होता है उसको हम भाषण कौशल के रूप में जानते हैं, और उसके लिए हमको क्या करना चाहिए, कक्षा के माध्यम से श्लोकों का उच्चारण, बाल गीतों का उच्चारण, इस तरह के उच्चारणों के आधार पर हम भाषण कौशल को विकसित कर सकते हैं। भाषण कौशल के विकास के ये आयाम हैं। अब आता है हमारा महत्वपूर्ण कौशल है पठनम। पठन और लेखन से संबंधित ज़्यादा विषय वस्तु रहती है। तो अब देखिए, पठनम कौशल के मुख्य विशेष बातें आप पहले पढ़ चुके हैं कि पठन कौशल पढ़ करके अर्थ ग्रहण करने का नाम है। पठन कौशल भाव ग्रहण का कौशल है। पठन कौशल आपका लिपि पर आश्रित कौशल है। ये सामान्य प्रश्न थे, और पठन कौशल सबसे महत्वपूर्ण कौशल था। इसके रूप में माना गया कि भाव ग्रहण वाले कौशल सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। अब देखिए, इसके बाद पठन कौशल से जुड़ी हुई कुछ और विशेष बातें हैं। पठन कौशल में एक इसके भेद के रूप में प्रश्न आ जाता है कई बार, तो वहाँ एक अभिव्यक्ति के रूप में और एक पाठकों के दृष्टिकोण से, पाठकों की संख्या के दृष्टिकोण से और एक अभिव्यक्ति के दृष्टिकोण से ये पूछ लेता है। तो पाठकों की संख्या के दृष्टिकोण से जो पठन कौशल है उसको 2 भागों में बांटा गया, एक व्यक्तिगत और एक सामूहिक। इसके रूप में 2 प्रकार के पाठकों की दृष्टि से जो पठन कौशल है वो 2 प्रकार का हो सकता है। एक उसके रूप में व्यक्तिगत पठन होता है और एक सामूहिक पठन होता है। इसकी तरह इसके बाद दूसरा आता है अभिव्यक्ति के दृष्टिकोण से। हम अभिव्यक्त करना चाहते हैं तो वहाँ अभिव्यक्ति के दृष्टिकोण से ये 2 तरह का इसमें फिर वापस होता है। एक है सस्वर और एक है मौन। सस्वर वाचन के रूप में, वाचन से तात्पर्य अभी मैंने पहले बताया था आपको कि पठन कौशल का दूसरा नाम वाचन कौशल भी हो सकता है। और उसके रूप में तो वाचन अभिव्यक्ति के दृष्टिकोण से कितने प्रकार का, सस्वर और मौन 2 प्रकार का ये हो सकता है, जिसको भी हम यहाँ कहते हैं कि जैसे कोई आदर्श हो जाता है, एक अनुकरण होता है और एक सामूहिक होता है। इसके रूप में सस्वर वाचन को 3 भागों में बांटा गया, एक आदर्श वाचन, एक अनुकरण वाचन, एक सामूहिक वाचन। उसके रूप में सस्वर वाचन को प्रयोग किया जा सकता है। इसी तरीके से यहाँ जो मौन वाचन है वो भी 3 प्रकार का माना गया मुख्य रूप से, जिसमें एक को द्रुत कहा गया, एक को गंभीर या गंभीर कहा गया और एक को सामान्य कहा गया।
ये आपको इसके संख्या के दृष्टिकोण से जब प्रश्न पूछे जाएं तब आपको ऐसा लिखना है, तब ऐसा उत्तर देना है। मौनवाचन किस तरह का हो सकता है? द्रुत भी हो सकता है, गंभीर भी हो सकता है, सामान्य भी हो सकता है। जिसे कहा जाता है आदर्श वाचन किस प्रकार का, क्या आदर्श वाचन मौनवाचन हो सकता है? ऐसे भी प्रश्न हो सकते हैं, जैसे मौनवाचनम भवितुम शक्यते, फिर उसने लिखा आदर्श वाचन, तो आदर्श वाचन मौनवाचन नहीं होगा, क्योंकि हमारी पाठ योजनाओं में आदर्श वाचन अध्यापक के द्वारा करना होता है और अध्यापक उस आदर्श वाचन को मौन रूप में नहीं करेगा, उसको सस्वर के रूप में ही उसका करना है, और उसके द्वारा जो अनुकरण वाचन जो किया जाता है वो सस्वर के रूप में किया जाता है। अब यहाँ जो मौन वाचन है वो द्रुत, गंभीर और सामान्य। द्रुत का मतलब जिसको किसी विषय वस्तु को रिपीट करने के लिए, दोहरान करने के लिए हम द्रुत का। अब इनमें से बीच में से प्रश्न बनता है, जैसे ये कहा जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा मौन वाचन विषय वस्तु के आंतरिक या उसके अन्वेषणात्मक प्रश्नों तक पहुंचता है, वो कौन सा मौनवाचन कहा जाएगा? तो उसको हम गंभीर के ऊपर राइट टिक लगाएंगे, क्योंकि गंभीर जो मौनवाचन है वो एक अन्वेषणात्मक प्रश्नों की खोज करवाता है, उस विषय वस्तु के जो आंतरिक तत्व हैं उन तक पहुंचाता है, इसलिए गंभीर जो मौनवाचन है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब यह एक प्रश्न और अच्छा प्रश्न बनता है कि प्राथमिक कक्षाओं के लिए या उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए कौन सा वाचन ज़्यादा उपयोगी है? तब आपको सस्वर पर राइट करना है। ये कहा जाए कि उच्च क्लासों के लिए या उच्चतम क्लासों के लिए, कॉलेज की क्लासों के लिए कौन सा कौशल ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है जिससे बालक अर्थ ग्रहण कर सकता है? तो वह मौन के रूप में। मौन वाचन से बालक ज़्यादा अर्थ ग्रहण करता है बजाय सस्वर वाचन के, इसलिए अर्थ ग्रहण से संबंधित जब भी कोई प्रश्न आए तब आपको उसमें क्या उत्तर भरना है, तब उसको मौन वाचन के रूप में आपको उत्तर देना है। इस तरीके से अब इसमें कुछ नाम आते हैं, जैसे पठन कौशल से मैंने बताया था, एक है आपका ब्राइन और एक है आपका डेना और एक है आपका जुड। ये तीनों का नाम इसमें पठन कौशल से जुड़ा हुआ है। ब्राइन का इसलिए जुड़ा गया है कि इसकी एक बुक है साइलेंट रीडिंग। तो ये जो साइलेंट रीडिंग जो पुस्तक है, अर्थात संस्कृत ट्रांसलेशन में संस्कृत नाम भी आ सकता है, ये नाम भी आ सकता है, आ जाता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। उसमें मौन पठनम करके भी आ सकता है। जैसे प्रश्न आए मौन पठनम कस्य पुस्तकम अस्ति, तो आपको ब्राइन उत्तर भरना है। या साइलेंट रीडिंग किसकी पुस्तक है, ऐसा भी आ सकता है, इस तरह का भी आ जाता है, तो वहाँ भी आपको उत्तर क्या भरना है? ब्राइन भरना है। जैसे प्रश्न आता है डेना का संबंध किस कौशल से है, तब आपको पठन कौशल उत्तर भरना है, क्योंकि वहाँ उसने पढ़ने पर ज़्यादा जोर दिया है। और उच्च क्लासों के लिए जो जुड़ का मौन वाचन का जो बिंदु है उसमें भी जुड़ ने ये कहा कि उच्च कक्षाओं में मौन वाचन ज़्यादा महत्वपूर्ण है। याद रखें ये इनसे निकलने वाले क्वेश्चन इस तरह के होंगे। मान लो ऐसा ही क्वेश्चन आ जाए कि जुड़ महोदय ने कौन से वाचन पर विशेष बल दिया है, तो आपको मौन वाचन उत्तर भरना है। डेना के लिए आपको पठन राइट लगाना है, ब्राइन के लिए आपको भी मौन पठन या साइलेंट रीडिंग उसकी पुस्तक के नाम के आधार पर। इसका मतलब जब उसने उससे संबंधित पुस्तक ली, इसका मतलब उसका झुकाव, उसका जुड़ाव ज़्यादातर उसके ऊपर ही रहेगा। इस तरीके से हम पठन कौशल के इस संदर्भ में इनको याद करें। दूसरा, अब पठन कौशल की विधियां हैं, पठन कौशल को विकसित करने की विधियां कौन कौन सी होती हैं? तो वहाँ देखिए सबसे पहले लिखा है एक, जैसे वर्ण समाम्नाय विधि, जिसको प्राचीन विधि भी कह सकते हैं, जिसको अक्षर समाम्नाय भी कह सकते हैं। तो वर्ण समाम्नाय विधि 3 तो आप इस तरीके से देख लें, एक पद विधि के रूप में होता है जिसको चित्र विधि भी कह सकते हैं, और एक होता है वाक्य संगठन विधि, वाक्य गठन विधि, और इनके अलावा एक है ध्वनि साम्य विधि, और एक भाषा यंत्रों से संबंधित। अब इसमें ये प्रश्न देखिए, कई बार कई तरह के प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। एक बार ये प्रश्न पूछा गया था कि पठन कौशल की कौन सी विधि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो अब यहाँ प्रश्न का अलग अलग होना कई तरीके से। वैसे तो पठन कौशल की अर्थ के दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण विधि
वाक्य गठन विधि है। उसका कारण यह है कि वर्ण समाम्नय और पद, वर्ण पद और वाक्य तीन में, और वर्ण पद और वाक्य तीनों में वाक्य ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। कारण, क्योंकि वाक्य से ही अर्थ की समाप्ति होती है। जब तक किसी का अर्थ हमारी समझ में नहीं आएगा तब तक वो महत्वपूर्ण नहीं है। क्योंकि पद विधि से, मान लो पद में आपने किसी एक शब्द का अर्थ बताया, लेकिन उस शब्द का अर्थ कई जगह जाता है, और वाक्य में अगर कोई शब्द आया तो उसका उस वाक्य के संदर्भ में ही अर्थ जाता है। इसलिए यहां वर्ण से ज्यादा महत्वपूर्ण पद विधि है और पद से ज्यादा महत्वपूर्ण वाक्य गठन विधि है, क्योंकि वाक्य से अर्थ की समाप्ति होती है और लोके अर्थ समाप्ति महत्वपूर्णम। लोक में अर्थ की समाप्ति जब हो जाए, यानी जिससे हमको पूरे अर्थ का पता लग जाए क्या कहना चाहता है, वो ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। इसके आधार पर हम इसको पढ़ेंगे। अब जैसे एक उदाहरण देकर के प्रश्न पूछा गया कि जैसे कहीं आकारांत ध्वनियों के रूप में चाचा, बाबा, काका, पापा, इस तरह के जो शब्द आए, और उसने कहा कि इनके आधार पर पठन कौशल को विकसित किया जाए छोटी क्लासों में, इन ध्वनियों के आधार पर। तब वो पूछता है कि इस उच्चारण से हम पठन कौशल को विकसित करना चाहते हैं, बताओ इस प्रकार के शब्दों का उच्चारण करते हुए अगर हम पठन कौशल को बढ़ावा दे रहे हैं तो बताओ वो पठन कौशल की कौन सी विधि हो सकती है। तो याद रखो, वहाँ आपको ध्वनि साम्य विधि अपना उत्तर भरना है, क्योंकि उन सभी जो शब्द हैं उनकी ध्वनि एक जैसी है, और उनकी ध्वनि एक जैसी होने के कारण उसमें आपको यह उत्तर राइट भरना होता है। एक है भाषा यंत्र विधि, एक अनुकरण विधि। तो अब भाषा यंत्र विधि भी देखिए अपना बिल्कुल ही अलग उत्तर, जिसमें आप प्रश्न को देखकर अपना राइट उत्तर भरें। जैसे प्रश्न आया, कश्चित अध्यापक वाग्दोष युक्त अस्ति तर्हि तस्य कृते पाठनम भवितव्यम। यानी कोई अध्यापक वाणी के दोषों से दोषी है, रोगी है, वाणी के दोष का रोगी है, तो बताओ उसको पठन कौशल की कौन सी विधि अपनानी चाहिए। तब वहां आपको यंत्र विधि, भाषा यंत्र विधि या यंत्र विधि के रूप में आपको उसका उत्तर भरना है। उसके आधार पर हम इसको यंत्र विधि भरेंगे। इसी तरह अनुकरण विधि आदि का जो प्रयोग किया गया, सामूहिक पठन विधि, अनुकरण विधि के रूप में अध्यापक पहले पढ़ता है और उसके बाद बालकों को उसका अनुकरण करते हुए पढ़ने, उच्चारण करने का, वाचिक उच्चारण करने का कहता है। कई बार सामूहिक पठन के रूप में कहता है। सामूहिक पठन से क्या होता है, एक दूसरे के साथ साथ बालक का जो उच्चारण दोष है वो दूर हो जाता है और उसके अनुसार वो भी एक सही उच्चारण करने लग जाता है। इस प्रकार सभी जितने भी विधियां होती है पठन कौशल की, उसके आधार पर हम तय कर सकते हैं। किसी प्रश्न के आधार पर प्रश्न का समझते हुए उत्तर भरें, हम रटी हुई भाषा में उसका उत्तर नहीं भरना है। तो इस तरह का कोई भी प्रश्न आए, ध्वनि साम्य से संबंधित, ऐसे ध्वनि जैसे एक शब्द लिखे आपने, ठीक है ना। इसी तरह से जैसे अध्यापक के अनुकरण के रूप में बात आई, वाक्य गठन के रूप में बात आई, वर्ण समाम्नय यानी जो आपकी वर्णमाला है उसका उच्चारण करने के लिए जो प्रयोग किए गए, तो उसके आधार पर हम इनके आधार पर पठन कौशल को विकसित कर सकते हैं, उसकी वृद्धि कर सकते हैं। ऐसा भी टॉपिक कई सेकंड ग्रेड में और स्कूल लेक्चर में इस तरह के चैप्टर सिलेबस में है, उसमें यह कहा जाता है पठन कौशल को आप किस तरीके से बढ़ाएंगे। लेकिन अब शिक्षण विधियों का टॉपिक तो एक जैसा है, सभी रीट में हो चाहे सेकंड ग्रेड में हो, कोई इस तरह का भी अगर प्रश्न आता है तो उसको भी हमको उत्तर देना होगा। तो याद रखें, भाषा यंत्र विधि जब अध्यापक में किसी दोष हो, वो शुद्ध उच्चारण नहीं कर पा रहा हो, तब उसको यंत्र विधि का सहारा लेना चाहिए। ध्वनि साम्य में एक जैसी ध्वनि वाले शब्दों को एक साथ लेकर के फिर पठन कौशल करवाना चाहिए। तब ऐसी स्थिति में हम पठन कौशल को विकसित कर सकते हैं, उसकी वृद्धि कर सकते हैं। इस प्रकार आप पठन कौशल को पढ़ सकते हैं। अब देखिए नंबर 4 पर हम लेखन कौशल से संबंधित बात कर रहे हैं। हाँ, अब देखिए श्रवण, भाषण, पठन और उसके बाद चौथा कौशल लेखन कौशल, लिखने से संबंधित कौशल, जिसको लिखित अभिव्यक्ति जिसका उद्देश्य है। अब ये पूछा जाता है कि लेखन कौशल का 2-3 बातें हम भूमिका में पढ़ चुके हैं कि ये मनोवैज्ञानिक क्रम से चौथा कौशल है, क्रम से भी चौथा कौशल है। लेकिन मारिया मोंटेसरी के अनुसार
ये तीसरा कौशल है। मारिया मोंटेसरी ने लेखन कौशल को तीसरा कौशल, अर्थात यह कहा जाए कि मारिया मोंटेसरी ने पठन कौशल से ज्यादा महत्वपूर्ण किसको माना, तब आपको उत्तर भरना है लेखन कौशल। उसके आधार पर ये राइट करेंगे। और वैसे चौथा कौशल माना जाता है, इसके आधार पर ये तीसरा कौशल माना जाता है। अब यहां देखो, इससे संबंधित एक क्वेश्चन है, ध्वनि रूपम लिपि रूपे अवतरणम रिक्त स्थान भवति। इस तरह प्रश्न आता है इसमें कौशल से संबंधित, यानी ध्वनि रूपम लिपि रूपे अवतरणम कीदृशम कौशलम भवति। इस तरह का इसमें जब प्रश्न आता है तो उसको हम किस तरीके से राइट करें। याद रखें, मैंने एक पहले भी लिखाया था, वाग रूपम भाव प्रकटनम एवं भाषणम। ऐसी पंक्तियां आती है क्योंकि ये उचित स्रोत है जिनसे ये बिंदु लिए गए हैं, तो ऐसे प्रश्न आ सकते हैं, याद रखें। तो ध्वनि रूपम लिपि रूपे अवतरणम, यानी ध्वनि के रूप को लिपि के रूप में अवतरित करने का नाम क्या हो सकता है, तब उसमें आपको लेखन कौशल के रूप में आपको उसमें उत्तर भरना है। उसमें हमको लेखनम ये राइट करें। अब इसको दूसरे रूप में भी प्रश्न पूछा जा सकता है, वाचिक क्रियाया वर्ण रूपम अंकनम लेखनम। वाचिक क्रिया का वर्ण के रूप में अंकन करना ही लेखन कौशल है। दोनों से किसी भी तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो याद रखें, लिपि के रूप में अवतरित होना, लिपि के रूप में अवतरित होने का मतलब लिखना, इसके रूप में उसका प्रयोग करना है। वाचिक क्रिया का वर्ण रूप में अंकन करना, यह भी एक लेखन कौशल से संबंधित विषय वस्तु को आपको इस तरीके से पढ़ना है। अब यहां लेखन कौशल से संबंधित जो विषय वस्तु है, जिसके रूप में कहा जा सकता है कि भावों को भावानाम स्थिरीकरणाय महत्वपूर्णम कौशलम अस्ति। अब अपन कहते हैं इस तरह का कहीं प्रश्न हमने कहीं भी विषय वस्तु में ऐसा पढ़ा नहीं, तो याद रखें इनको समझ करके भी हम उत्तर दे सकते हैं। भावानाम स्थिरीकरणाय, भावों को स्थिर करने के लिए कौन सा महत्वपूर्ण कौशल है, विचार भाव आदि को हम स्थिरता प्रदान करें। तब ध्यान से देखिए, भाव या विचार तब स्थिर हो सकते हैं जब वो हमको कोई लिखी हुई सामग्री के रूप में हम उनको पेश कर देंगे, तो हमेशा हमेशा के लिए एक अच्छे रूप में सुरक्षित रहेंगे। इसलिए यहाँ श्रवण भाषण पठन से ज़्यादा महत्वपूर्ण कौशल किसको माना गया, तो भावों के स्थिरीकरण के लिए कौन सा महत्वपूर्ण कौशल होगा, लेखन कौशल को इसका सबसे महत्वपूर्ण कौशल माना जाएगा। इसके आधार पर हम इसका उत्तर देंगे। अब यहाँ देखिए, लेखन कौशल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण विधियां या महत्वपूर्ण शब्दावली है जिनसे संबंधित लेखन कौशल का प्रश्न आ सकता है। एक होता है पेस्टोलॉजी, एक है जैक्टार्ट विधि। ये लेखन कौशल से जुड़ा हुआ, जैसे प्रश्न आ गया अधोलिखितेषु लेखन कौशलेन संबंधितम वर्तते, कोई सा प्रश्न हो सकता है इस तरीके से, यानी अधोलिखित में से लेखन से संबंधित कौन सा शब्द है, कौन सा नहीं है। तो याद रखें, लेखन से जुड़े हुए शब्दावली को अलग से याद रख लें, पठन कौशल से संबंधित शब्दावली अलग याद रख लें, हम आपका श्रवण और भाषण से संबंधित शब्दावली को अलग अलग कर लें। तो पेस्टोलॉजी का और जैक्टोट का, इनका सीधा संबंध आपके लेखन कौशल से है। पेस्टोलॉजी में वर्ण जो होता है उस वर्ण के खंड किए जाते हैं, और वर्णों के खंड करके, जैसे गत्ते से या उसके ऊपर लिख करके, इस तरह से वर्णों के खंड करके पुनः उनको मिलाया जाता है, और इस तरह से मिलाने की जो प्रक्रिया है उसको पेस्टोलॉजी के नाम से जाना जाता है। तो ये पेस्टोलॉजी किसके संदर्भ में है, ये लेखन से संबंधित है। प्रश्न आता है वर्णानाम
खंडनम कृत्वा पुनः मेलनम कथ्यते, तब वहाँ पेस्टोलॉजी उत्तर भरेंगे। इस तरह का कोई भी प्रश्न माध्यम में आएगा तब आपको ऐसे उत्तर भरना है। एक आता है आपका जैकटॉट विधि। जैकटॉट विधि में क्या होता है, अध्यापक श्यामपट्ट पर कुछ लिखता है और बालक को उसका अनुकरण करके लिखवाने के लिए कहता है, फिर उसका संशोधन करता है। ऐसी जो प्रक्रिया है उसको जैकटॉट के अंतर्गत कहा जाता है। तो दोनों से संबंधित प्रश्न को आप समझें कि जब ये कहा जाए कि वर्णों को खंड करके उनको वापस मिलाने का नाम क्या है, तो वो किस से संबंधित है, तो वो लेखन कौशल से संबंधित है और उसको क्या कहते हैं, हम पेस्टोलॉजी के नाम से जानते हैं। इसी तरह से जैकटॉट भी एक शिक्षाविद रहा था और उसके आधार पर उसने जो बताया था उसको जैकटॉट विधि के नाम से जाना गया। तो जैकटॉट ने ये कहा था कि अध्यापक जो श्यामपट्ट पर लेखन कार्य करता है और छात्रों को उसको लिखने के लिए कहता है और उसको फिर उसको शुद्ध संशोधन के रूप में भी करता है, इस प्रकार उसको जैकटॉट विधि के नाम से जाना जाता है। तीसरा मारिया मोंटेसरी विधि भी लेखन कार्य से संबंधित है और उसमें भी अगर उसका नाम आता है तो उसमें भी वर्णों को लिखना सिखाना। उसने ज़्यादातर, जैसे प्रश्न आता है किसने अधिकतर ज्ञानेंद्रियों पर ज़्यादा बल देने को कहा है, ऐसा भी प्रश्न अगर पूछा जाता है तब भी आपको मोंटेसरी उत्तर भरना है। इस तरीके से आप इसकी जो विधि से संबंधित जो प्रश्न है, एक इसमें कुछ शब्द और महत्वपूर्ण है, जैसे एक है श्रुतलेख, एक है अनुलेख, एक है प्रतिलेख और एक है सुलेख। देखिए सबके कुछ अलग अलग अर्थ हैं। एक है श्रुतलेख, एक है अनुलेख, एक है प्रतिलेख और एक है सुलेख। बालकों के लेख को विकसित करने के लिए जैसे उनके आगे जो शब्द जुड़े हैं वही महत्वपूर्ण है, उससे आप अपना उत्तर भर सकते हैं। श्रुतलेख का मतलब सुन करके लिखना। अध्यापक बोलता है और अध्यापक जब बोलता है तो बालक उसको लिखते हैं, तब उसको हम श्रुतलेख के रूप में याद रखें। तो श्रुतलेख या श्रुतिलेख का जो शब्द आता है उसमें आपको सीधा कहेंगे कि अध्यापकस्य कथनम श्रुत्वा बालक लिखती स कथ्यते, तब आपको उत्तर भरना है श्रुतलेख या श्रुतिलेख, जो भी आए उसके आधार पर आपको राइट करना है। अब यहाँ अनुलेख और प्रतिलेख में थोड़ा सा अंतर है। अनुलेख क्या है और प्रतिलेख क्या? अनुलेख का तात्पर्य है कि अध्यापक श्यामपट्ट पर लिखता है और बालक उसको देख करके लिखते हैं, वो अनुलेख की श्रेणी में आएगा। प्रतिलेख से तात्पर्य क्या होता है? प्रतिलेख से तात्पर्य अध्यापक बालकों को किसी पाठ्यपुस्तक के कोई अंश को देता है और उससे कहता है कि आप इस अंश का लेखन कार्य करें, तब उसका नाम क्या पड़ता है? तब उसको हम प्रतिलेख, जिसे हम कहते हैं प्रतिलिपि करिए, तो उसकी प्रतिलिपि करना, उसका प्रतिलेख करना। और एक आता है अंतिम शब्द है इसका सुलेख। सुलेख से तात्पर्य है सु यानी सुंदर, अच्छा लेख। उसके लिए अध्यापक कई तरीके से बालकों को कलमों के द्वारा इस तरीके से लेखन कार्य का कार्य देता है और उससे वो अपने लेख को सुंदर बना सकते हैं। तो प्रत्येक शब्द से याद रखें कि कौन से शब्द से संबंधित प्रश्न किस तरह का हो सकता है। अनु का मतलब अनुकरण से ही है और अनुकरण की जो स्थितियां हैं उसके आधार पर हम उसको सीख सकते हैं। एक कहा कि बालक निरीक्षण करेगा और निरीक्षण के आधार पर तर्क वितर्क करेगा। इस तरह की जो निरीक्षण या चिंतन शक्ति को विकसित करना। जब हम लेखन कौशल का उद्देश्य निर्धारित करते हैं कि लेखन कौशल क्यों निर्धारित किया जाता है, क्यों करवाया जाता है, इसके क्या उद्देश्य हो सकते हैं, तो पहला लिखा मैंने भावनाओं को स्थिर करने के लिए, उसके विचारों को स्थिर करने के लिए, और एक है इसका निरीक्षण या बालकों में निरीक्षण क्षमता की वृद्धि करने के लिए, उनमें चिंतन क्षमताओं की वृद्धि करने के लिए उसको इस तरह का प्रयोग किया जा सकता है। भाव में मौलिकता लाने के लिए या सृजनात्मकता के गुण को विकसित करने के लिए, इनके गुणों को विकसित करने के लिए लेखन कौशल का प्रयोग किया जाता है। एक बार प्रश्न पूछा गया कि लेखन कौशल की वह कौन सी विधि है जो केवल छात्रों के लिए पथ प्रदर्शक होती है, मार्गदर्शक होती है मात्र, उसमें उसका नाम है, उसको कहते हैं मंत्रणा विधि। यहां एक विधि का नाम है पद विधि, जिसको चित्र विधि भी कहा गया लेखन के कौशल के रूप में। एक आया स्वाध्याय विधि, स्वाध्याय करके जो लेखन कार्य किया जाता है वो स्वाध्याय विधि के रूप में है।
मंत्रणा विधि का प्रश्न भी आया हुआ एक बार। उसमें यह पूछा गया कि जिस विधि के अंतर्गत अध्यापक केवल मार्गदर्शक होता है, लेखन कार्य बालक ही करते हैं, वो कौन सी विधि हो सकती है? तो उसका नाम है मंत्रणा विधि, जिसको पथ प्रदर्शक विधि के नाम से भी जाना जाता है। और पद विधि से तात्पर्य चित्र विधि है, पश्यतु लिखतु च, और उसमें होता है पठन विधि में होता है पश्यतु कथयतु च। शब्द का आप शब्द को थोड़ा ध्यान रखें कि जहां ये कहा जाए पश्यतु कथयतु च, और एक लिखा पश्यतु लिखतु, देखो और लिखो, देखो और लिखो ये लेखन से संबंधित, और पश्यतु कथयतु जो देखो और कहो ये पठन कौशल से संबंधित, उच्चारण से संबंधित। उच्चारण का सीधा संबंध पठन कौशल से है। इस तरह के शब्दों से भी आपका प्रश्न आप हल कर सकते हैं, उसके आधार पर आप अपना उत्तर दे सकते हैं। इसलिए मंत्रणा विधि से संबंधित जब कोई भी इस तरह का प्रश्न आए तब आपको पथ प्रदर्शक या मार्गदर्शक के रूप में उत्तर भरना है। स्वाध्याय विधि में बालक अध्ययनम कृत्वा स्वतः उल्लेखनम कार्यम करोति, वो कौन सी विधि है? वो आपको स्वाध्याय विधि के रूप में आपको उसका उत्तर भरना है। इस तरीके से आप इन विधियों से लेखन कौशल को विकसित कर सकते हैं। चारों जो कौशल हैं उनके प्रश्न इन्हीं से संबंधित पूछे जाते हैं, इनसे बाहर कोई इस तरह का कोई क्वेश्चन नहीं होता। इनको ही आपको अच्छी तरह से समझना है कि कहाँ पर गुरुमुख या परिजन ये किस कौशल को विकसित करने वाले होते हैं, लेखन कौशल से संबंधित कौन कौन से शब्द उसके अंतर्गत प्रयोग किए गए, किसके द्वारा पठन कौशल पर बल दिया गया, किसके आधार पर वह मौन वाचन पर बल दिया गया, मौन वाचन किसको कहा जाता है, वो कौन सी, तो मौन वाचन कई बार इस तरह भी प्रश्न किया गया कि मौन वाचन कब से प्रारंभ किया जाए। तो मौन वाचन का मतलब बालक कुछ भाव ग्रहण करने वाला हो जाए। अब वहाँ कोई निश्चित नहीं है कि 5वीं क्लास 6ठी क्लास, लेकिन फिर भी कक्षा 6 से बालकों को मौन वाचन करवाया जाना चाहिए। इस तरह का प्रश्न उत्तर अपेक्षित हो सकता है उसमें। हालांकि इतना कोई ऑथेंटिक उसका कोई प्रश्न नहीं है कि कौन से वर्ष में कौन सी क्लास में ऐसा कार्य दिया जाए, लेकिन फिर भी बालक जब भाव ग्रहण की स्थिति में आ जाए, अर्थात अधिकांशतः जो उत्तर होगा वो कक्षा 6 से होगा। इस तरह के सभी कौशलों से संबंधित प्रश्नों को हम हल कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। कल हम इसके आगे आने वाले दूसरे टॉपिक पर फिर पुनः चर्चा करेंगे।